गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अभी तक हम 3 पार्ट कर चुके हैं और 3 पार्ट में हमने सजीव और इनके आवास के बारे में हमने पढ़ा कि सजीव किसे कहते हैं और सजीवों के आवास कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा है मरुस्थल के बारे में, पर्वतीय क्षेत्र पर जो जीव रहते हैं यानी पेड़ पौधे और जंतु, वहाँ पर उनका कैसा अनुकूलन उनमें पाया जाता है, यानी उस स्थिति में रहने के लिए वो कैसे अडप्ट होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा है घास की स्तर यानी ग्रासलैंड जो होता है वहाँ पे भी सजीव पाए जाते हैं। सजीव या पेड़ पौधे या जंतु उनमें किस तरह के अनुकूलन होते हैं जो उन्हें उस एडवर्स कंडीशन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहने के योग्य बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने जो अध्ययन किया, इसके बाद में आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है सजीवों के लक्षण। यानी सजीवों में कौन कौन से ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कि उन्हें जीवित रखते हैं, ओके, और किसी भी स्थिति में रहने के लिए अनुकूल करते हैं। ओके, तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सजीव है। तो सबसे पहली बात अगर हम करते हैं सजीवों में, जब हमने बात करी थी कि सजीव जो भी होते हैं वो क्या क्या जरूरत होती है, किस कारण से लिविंग कहलाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या इनमें ऐसा पाया जाता है। सबसे पहला हम करते हैं इसके अंदर सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, जितने भी सजीव हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, यानी उनको ग्रो करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, शरीर में और भी दूसरे काम करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। ओके, यानी जो शरीर है, सजीव है, उनके जो शरीर है जो ग्रो करते हैं भोजन को लेकर ही ग्रो करते हैं, यानी वृद्धि करते हैं। यानी सजीव क्या कर रहे हैं, वृद्धि करते हैं। किससे कर रहे हैं, भोजन की आवश्यकता होगी, भोजन मिलेगा, उन्हें एनर्जी आएगी, एनर्जी से क्या करेंगे, वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे। ओके, अब भोजन भी देखो, जो सजीव है भोजन है, अब जो एनिमल्स हैं वह तो क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं, और भोजन से क्या मिलती है उन्हें, भोजन से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, एनर्जी मिलती है भोजन से। अब एक जो छोटा बालक है, अगर करके हम पेड़ पौधों की बात करें तो उसमें क्या होता है, बीज से नया पौधा होता है और उस नए पौधे से क्या बन जाता है, बाद में वृक्ष, वृद्धि करके क्या बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। यानी भोजन जब सजीवों को आवश्यकता होती है उस भोजन को करके ही वो अपनी वृद्धि और विकास करती है। अगर हम साइकिल की बात करते हैं कि साइकिल जो है वो सजीवों में क्या होता है कि सभी सजीव क्या होते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, यानी सजीव श्वसन करके, जितने सजीव हैं सभी में ही श्वसन की क्रिया होती है। अब देखिए, हम बात करते हैं तो श्वसन क्या होता है। ओके, यानी श्वसन क्रिया क्या होती है, देखिए, वायु का शरीर के अंदर लेना और बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। अगर हम सिंपल फॉर्म में अगर इसको हम कहेंगे तो हम कहेंगे वायु का सजीवों द्वारा वायु का अंदर लेना और बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वसन। सजीवों द्वारा वायु का
का शरीर के अंदर भेजना व बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता। ओके, यानी सजीवों के द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेना और बाहर निकालना क्या कहलाता है? अब हम बात करते हैं कौन सी वायु लोग शरीर के अंदर लेते हैं और कौन सी वायु शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर हम जंतुओं की बात करें, यानी जंतुओं में, अब हम पौधों की बात नहीं कर रहे हैं, जंतुओं की बात कर रहे हैं, तो जंतुओं में ऑक्सीजन यानी क्या होती है? ऑक्सीजन। ओके, जंतुओं में ऑक्सीजन क्या दी जाती है? शरीर के अंदर ली जाती है, ठीक है, शरीर के अंदर ली जाती है। और CO2 यानी ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाली जाती है। ओके, यहाँ पे हमने जंतुओं में क्या होती है? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं नासाद्वार के द्वारा, जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं नासाद्वार होते हैं, इससे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और एक्सहेल यानी बाहर कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने बात करी जंतुओं की, ठीक है, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अब ये तो बात करी हमने जंतुओं की, ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वैसे होती है। नॉर्मली तो होती है नासाद्वार के द्वारा लेते हैं, लंग्स में जाके उसके बाद हम क्या करते हैं? वापस CO2 नासाद्वार के बाहर निकालते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कुछ जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ कीट यानी इंसेक्ट्स, कुछ कीट अपने त्वचा पर श्वसन रंध्र यानी इसको हम कहते हैं बच्चों स्पाइरेकल, स्पाइरेकल द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन रंध्र होते हैं, रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं अर्थवा यानी कैचवे में, तो कैचवा क्या करता है? त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करता है, श्वसन क्रिया ये होता है। जो भी सजीव होते हैं उनमें क्या क्या श्वसन क्रिया उनमें होती है, जितने सजीव होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। हम बात कर सकते हैं द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेना और बाहर निकालना, बिल्कुल सरल सिंपल फॉर्म में होगा। श्वसन को परिभाषित करना कहेंगे, सजीवों द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेना और बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। जंतुओं में ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाला जाता है। कुछ कीट स्पाइरेकल्स यानी श्वसन रंध्र के द्वारा क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। इसके अलावा कैचवा के त्वचा के द्वारा ही जो श्वसन क्रिया है वो करता है। ओके, अब इसके अलावा हम बात करते हैं पौधों के अंदर, पौधों में श्वसन क्रिया कैसे होती है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया है, आपको पढ़ा होगा शायद। आगे हम बात करते हैं कि पौधों में श्वसन क्रिया कैसे बच्चों
चैप्टर फर्स्ट या सेकंड में हम कर चुके हैं कि पौधों में श्वसन क्रिया कैसे होती है, पौधों में श्वसन क्रिया कैसे होती है, कौन सी विधि के द्वारा होती है, आपको ध्यान होगा पौधों में श्वसन क्रिया प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ओके, पौधों में श्वसन क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बाद आपने पढ़ा था, हमने पत्ती की संरचना पढ़ी थी, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ा था। लीफ में हमने देखा था कि जो पत्ती की उसकी सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, है ना। श्वसन ग्रंथि या स्टोमेटा कहते हैं। वो उन्हीं स्टोमेटा पर गार्ड सेल्स होती हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं, जैसे उन्हीं श्वसन ग्रंथि से गैसों का अंदर जाना और गैस का बाहर निकलना, ओके, श्वसन क्रिया उन्हीं छिद्रों से होती है। उन पर द्वार कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं, जैसे एयर उसमें प्रवेश करती हैं तो वह खुल जाते हैं और जैसे अंदर जाती है तो आप इसको छिद्र गार्ड सेल्स के द्वारा बंद हो जाते हैं, ओके। तो हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, पत्ती की सतह पर क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा या कह सकते हैं इन्हें पर्णरंध्र। और इन्हीं पर्णरंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी गैस जो होती है पौधों में अंदर जाती है, कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो हमें पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमने किया था कि हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसके बाद दूध में क्या निकालते हैं, स्टार्च और ऑक्सीजन। यानी कौन सी गैस अंदर रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 को अंदर लेना है, अंदर लेते हैं और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ये आप याद रखेंगे कि CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अब दूसरी बात है भोजन, अगर मैं पत्ते की बात करेंगे भोजन, तो भोजन बनाने का कार्य क्या होता है, का भोजन बनाने का लिखते हैं, भोजन बनाने का कार्य कब होता है, दिन में होता है। देखिए भोजन बनाने का जो कार्य करते हैं वो दिन के समय करते हैं क्योंकि सनलाइट जरूरी होती है। हमें पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सनलाइट जरूरी होती है, सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है कि अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन जो श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया दिन रात चलती रहती है, दिन रात चलती रहती है। ओके, समझ में आया आपको? क्योंकि पौधों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, पत्ती की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। हमने इधर पढ़ा था, तो हमने पत्ती की संरचना देखी थी बच्चों, पत्ती की संरचना देखी थी ना हमने, भूलना नहीं, रिकॉल करते रहा तो हमने जो पढ़ा पहले उसको रिकॉल किया। तो इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे जिन्हें कहते हैं हम पर्णरंध्र। पर्णरंध्र या स्टोमेटा बात की है, ये होता था हमारा पर्णरंध्र के, ये होता है पर्णरंध्र, इसमें होती है मध्यशिरा और ये होती है शिराएं। ये हम पढ़ चुके हैं, रिकॉल कराया मैंने आपको। हमें मेरी ध्यान है पर्णरंध्र, और पर्णरंध्र होते हैं बच्चों वो ऐसे दो द्वार कोशिकाओं के द्वारा क्या होते हैं, होती हैं द्वार कोशिकाएं, द्वार
कोशिकाएं होती हैं, ये बीच में होता है यहाँ पे ये वर्णरंध्र। वर्णरंध्र केवल हम एक गेट के द्वारा कल्पना करते हैं, ऑटोमेटिक गेट भी आपने देखे हैं, जैसे ही हम उसके पास जाते हैं क्या होता है, गेट खुल जाता है और जैसे हम आगे जाते हैं और गेट खुलना है बंद हो जाता है। इसी तरह से कोशिकाएं कार्य करती हैं वर्णरंध्र की, जैसे ही कोई गैस इनके पास में आती है ये कोशिकाएं खुल जाती है और जैसे ही गैस अंदर एंटर करती है उसके बाद ये कोशिकाएं बंद जाती है, वर्णरंध्र को बंद कर लेती है। ओके, तो हमने समझा कि जो CO2 गैस को अंदर लेते हैं श्वसन क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। भोजन बनाने का कार्य केवल दिन में होता है, क्यों होता है, क्योंकि सनलाइट जरूरी होती है, विदाउट सनलाइट का भोजन कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो श्वसन क्रिया है बच्चों का दिन रात चलती रहती है। ओके, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आगे हम बात करते हैं बच्चों कि सजीव इसके अलावा और कौन सा लक्षण होता है। हमने दो की बात करी कि सजीव क्या करते हैं, भोजन कार्य में लेते हैं, इसके अलावा और क्या करते हैं, श्वसन क्रिया। अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं बच्चों, थर्ड हम ले रहे हैं कि सजीव क्या करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जितने भी सजीव होंगे वह आपको कोई भी उद्दीपन देना, उद्दीपन का मतलब होता है, उद्दीपन का मतलब क्या होता है, हाँ, उद्दीपन के प्रति, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब उद्दीपन करता है स्टिमुलस, यानी जैसे कि हम खड़े हैं यहाँ पर, कोई आया हमारे हल्का सा कहीं पिंच गया तो हमें दर्द का एहसास होना और हमें हाथ अपना जड़ वहां से हटाना, या कोई फायर होती है, आग होती है आपके पास, जैसे हम हाथ में लेते हैं फायर हमारे आग के हाथ के पास रखते हैं तो हमें जलन का एहसास होता है और हम अपना हाथ वहां से हटा देते हैं, यानी वो होती है अनुक्रिया। उद्दीपन तो हुआ वो आग और हमने जो उसके प्रति रिएक्ट किया वो है अनुक्रिया करना। जितने भी सजीव होते हैं बच्चों वो उद्दीपन यानी स्टिमुलाई के प्रति अनुक्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया रिएक्शन देते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि या तो मैं कोई पिंच छूना तो भी हमने अनुक्रिया करी, और किसी भी चीज का टच होना जो कि हमें दर्द दे रहा है उसके प्रति हमारे कोई भी रिएक्शन होता है। अगर हम पौधों की बात करते हैं कि पौधों में भी क्या अनुक्रिया होती है, क्या उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, या एक एग्जांपल है वो है छुई हुई का पौधा। आपने नाम सुना होगा छुई हुई का पौधा, जैसे कि आप उस छुई हुई के पौधे के पास जब हम अपनी फिंगर लेके आते हैं उसकी पत्तियों को जैसे ही हम छूते हैं तो वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है और बंद हो जाती है। ओके, और जैसे ही हम अपना हाथ हटाते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ओके, तो उसको हम छुई हुई के पौधे को एक बार इंग्लिश में कैसा, टच मी नॉट। ओके, तो छुई हुई का पौधा भी क्या करता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। तो हम करते हैं सजीवों के द्वारा उद्दीपन के प्रति क्या की जाती है, अनुक्रिया की जाती है। आगे बढ़ते हैं, पहला अगर हम देखते हैं तो भोजन को देखकर, जब भी हम भोजन को देखते हैं, भोजन को देखकर ये भी क्या होती है, उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया। अगर मान लो आपको बहुत तेज भूख लग रही है या आपको किसी चीज खाने की इच्छा है और आपके सामने वही भोजन आता है जिसको आपको खाने की इच्छा है, तो उसको देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है ना। वो पानी आना भी क्या होता है, उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया। जो भोजन है या कोई स्वीट है, मिठाई है, उसको देखना एक वो क्या होगी, उद्दीपन, और हमने जो खाई हमारे मुंह में पानी आया वो क्या हो गया, उसके प्रति अनुक्रिया करना। नेक्स्ट होता है काटा या पिन चुभने पर दर्द का एहसास होना, यानी जब भी कोई काटा या पिन चुभती है तो हमें दर्द का एहसास होता है, दर्द का एहसास होते ही अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। अगर अब हम पौधों की बात करें, पौधों में इसका एग्जाम्पल कर रहे हैं हम छुई हुई का पौधा। छुई
हुई का पौधा, जो नीवी का पौधा है बच्चों, नीवी का तो उद्दीपक की प्रतिक्रिया दर्शाता है। जैसे इस नीवी के पौधे के साथ में हम अपनी फिंगर लेके आते हैं तो ये अपने आप को क्लोज कर लेती है, लेकिन जैसे ही फिंगर हटाते हैं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो एक और नाम है टच मी नॉट, टच मी, जैसे आपने मुझे टच मत करो, टच यानी छूना, जैसे आपने मुझे छुआ तो मैं अपने आप को बंद कर दूं। ओके, तो हमने पढ़ा तेरी सजीव है उद्दीपक की प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है बच्चों सजीव उत्सर्जन करते हैं। नंबर 2 पर हम पढ़ते हैं सजीव उत्सर्जन करती है। देखिए उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, शरीर में से वेस्ट प्रोडक्ट का, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। ठीक, यानी शरीर में जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। तो इसे कहते हैं शरीर से अपशिष्ट, अपशिष्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है, अपशिष्ट पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर आ रहा है, सिंपल लिखते हैं हम, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन, उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट का हम जब बाहर निकाल देते हैं, अब वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है वो दो तीन तरह से बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, पहला तो है मल के रूप में, मल के रूप में, यूरिन के रूप में, और एक होता है स्वेट यानी पसीने के रूप में। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसका शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। कैसे होता है, मल के रूप में, या फिर हम बात करते हैं यूरिन यानी जो मूत्र के रूप में, और हम बात करते हैं स्वेट यानी पसीने के तीन तरीके से हम अपने जो सजीव हैं वो शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, मल के रूप में या यूरिन के रूप में या पसीने के रूप में। जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब हम कहते हैं अगर पौधों की बात करें तो पौधों में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इनको शरीर जो पौधे के कुछ भागों में एकत्रित करके रखा जाता है, यानी पौधे में। और इसको क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है पौधा पहले धीरे-धीरे श्राव के रूप में, धीरे-धीरे जो श्राव निकलता है, पानी निकलता है, वाष्पोत्सर्जन के रूप में होता है, या मेनली श्राव के रूप में अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं, यानी अपशिष्ट श्राव के रूप में, श्राव के रूप में बाहर निकाले जाते हैं। ओके, ये क्या कर रहे हैं, श्राव के रूप में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर के अंदर उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया? तो एक्सक्रीशन क्या है, मेरी एक्सक्रीशन है शरीर में जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है, खाना खाने के बाद जो अपाचित भोजन रह जाता है और जो हम जिसको भी शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, वो भी क्या कहलाता है, उत्सर्जन। अब उत्सर्जन भी मैंने बताया तीन रूप में होता है, और अगर पौधों की बात कर रहे हैं तो अपशिष्ट जो भी होता है वे श्राव के रूप में, सिक्रीशन के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है। ओके, अब नंबर 4 तक हमने कर लिया। नंबर 5 करते हैं हम। सभी सजीव क्या करते हैं,
प्रजनन की क्रिया करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जितने भी सजीव होंगे क्या करेंगे, प्रजनन की क्रिया। यहाँ पर फिर बच्चों हम पढ़ते हैं सजीव प्रजनन की क्रिया करते हैं। जितने भी सजीव हैं सब क्या कर रहे हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं। अब प्रजनन क्या है, बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या है, किसी भी सजीव द्वारा अपने ही समान संतति यानी संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन। ये सिंपलिसिटी फॉर्म में हम कह रहे हैं, सिंपल फॉर्म में कह रहे हैं, सरल भाषा में अगर हम कहें कि रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या है, तो सजीवों द्वारा अपने ही समान संतति यानी संतान का उत्पन्न करना है, संतान पैदा करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सभी सजीवों द्वारा अपने समान संतति यानी संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। हम लोग सजीवों के लक्षण कर रहे थे, हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, केवल अब आपके पास आया है सजीव के होते लक्षण होते हैं, तो हमें सजीवों के लक्षण की बात करें कि सजीव जो है प्रजनन की क्रिया करते हैं। ये प्रजनन क्या होता है, सभी सजीवों के द्वारा अपने समान संतति यानी संतान उत्पन्न करना भी क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अब प्रजनन सजीवों का क्या होता है, वैसे क्या होता है, कुछ तो क्या करते हैं, कुछ जो सजीव होते हैं क्या कर देते हैं, अंडे देते हैं, अंडे देते हैं और इन अंडों से क्या निकल रहे हैं, शिशु, छोटे छोटे बच्चे इन अंडों से निकलते हैं। ओके, और अगर अब हम बात करते हैं कुछ सजीव क्या करते हैं, कुछ सजीव शिशु को जन्म देते हैं। कुछ सजीव क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम पौधों की बात करें कि पौधों में प्रजनन की क्रिया कैसे होती है, तो हम बात करेंगे पौधों में प्रजनन क्रिया बीज द्वारा होता है, यानी बीज से क्या बनता है, बीज से अंकुर होता है, बीज अंकुर होकर के छोटा पौधा बनता है और छोटे पौधे से बाद क्या बन जाता है, एक बड़ा वृक्ष। तो हमने ये बात कही थी कि सजीव है वो क्या करते हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं। जो देखा आपने बिल्ली का बच्चा क्या होता है, बिल्ली होता है, इंसान होता है, मनुष्य होता है, मनुष्य का भी बेटा मनुष्य ही होता है, यानी अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, अपने जैसा कि आगे अपना वंश बढ़ाते हैं। इन सभी सजीवों के द्वारा अपनी समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। कुछ सजीव क्या करते हैं, अंडे देते हैं और अंडों से शिशु निकलते हैं। कुछ पक्षियों की बात कर रहे हैं तो अंडे देते हैं, जानवर हैं तो अंडे देते हैं और अंडों से क्या निकलते हैं, शिशु निकलते हैं। और कुछ सजीव क्या करते हैं, शिशु को ही जन्म देते हैं। पौधों में हम बात कर रहे हैं तो पौधों में क्या होता है, बीज से प्रजनन की क्रिया होती है, बीज होता है, बीज से छोटा पौधा बनता है, छोटे से ही वृद्धि करते हैं, क्या हो जाता है, बड़ा वृक्ष। हमने बात करी है प्रजनन क्रिया की, ये आपको उदाहरण होगी। अब नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं तो सजीव क्या करते हैं, लक्षण क्या होता है सजीवों का, वृद्धि करना। ओके, सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। देखते हैं सजीव वृद्धि करते हैं। ओके, सजीव क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब गति कैसे करते हैं, स्वयं गति करते हैं,
गति करने के लिए भी किसी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी सजीव होते हैं उनके हाथ और पैर होते हैं, हाथ पैर के द्वारा मूवमेंट करते हैं। और मूवमेंट किसे कहेंगे, गति किसे कहेंगे, किसी भी सजीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना या स्थान परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति यानी मूवमेंट। तो हम कह सकते हैं सजीवों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यानी क्या कहलाता है, ये स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन होना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। इससे जैसे पहले ही हमने पढ़ा था शरीर में गति चक्र हमने पढ़ा था, उसमें पता था कि शरीर के अंगों की स्थिति में परिवर्तन भी क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो सजीवों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। और सजीवों को में स्वयं गति होती है, यानी स्वयं गति करते हैं, किसी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती है। हम बात कर लेते हैं सजीव, जितने भी सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, स्वयं गति करते हैं। में गति करने के लिए किसी भी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि निर्जीव जो होते हैं बच्चों उनमें स्वयं गति नहीं होती है। जब मैंने बताया था, आपको बताया था कि जितने भी निर्जीव होते हैं उनमें स्वयं गति नहीं होती। गति तो होती है लेकिन किसके द्वारा होती है, बाहरी कारक के द्वारा हमें गति होती है, उनमें स्वयं गति नहीं होती है। वो अपने आप कोई भी गति मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब अगर पौधों में बात करें आप तो गति कैसे होती है, आपने देखा सूरजमुखी का एक पौधा होता है, आपने देखा जब भी सूरजमुखी क्या करता है, जहां से प्रकाश आता है, सनलाइट आती है, वहां पे उसका फेस होता है, मतलब उसकी तरफ उसकी डाली झुकी होती है। जैसे जैसे प्रकाश होता है तो वह भी पौधा भी होता है, उनमें भी गति पाई जाती है। पौधे भी गति करते हैं, छोटे पौधे का बड़ा होना धीरे धीरे भी क्या करता है, गति के साथ साथ उसकी गति भी हो रही है। ठीक है, तो जितने भी सजीव में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, स्थान परिवर्तन गति कहलाता है। और जितने भी सजीव होते हैं वो गति। तो ये हमने पढ़ा है सजीवों में के लक्षण, और 6 लक्षणों की हमने बात की है। आज आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 ये कंप्लीट हो रहा है। तो बच्चों जितना भी पढ़ा है इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करें, और इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। वहां पे आपको जो इसके चैप्टर के 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे। लेकिन जितना भी हमने पढ़ा है